जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक लेवल से लेकर नीट और जेई मेंस तक लेवल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, सबसे पहले अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे मतलब मूव भी नहीं कर रहे थे, एक जगह खड़े थे, तो उनके रेस्ट में होने की वजह से हमने क्या क्या पढ़ लिया कि वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे लाइटनिंग, थंडरिंग हो गया, या फिर हम फोटोकॉपियर मशीन हो गई, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को हमने स्टडी किया। तो अभी हम देखेंगे कि जब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ना रह के मोशन में आ गया है तो उसकी वजह से क्या क्या फिनोमिना होने वाले हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो अब पूरी यूनिट के अंदर ये बात ध्यान में रखनी कि चार्ज मोशन में है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले इसको समझने के लिए कि ये है क्या, हमने दो मेटल के स्फीयर ले लिए, दो मेटालिक स्फीयर, उनको डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज प्रोवाइड कर दिया, डिफरेंट पोटेंशियल पे हमने उनको चार्ज कर दिया। जरूरी नहीं एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव हो, हम ऐसा भी ले सकते हैं कि इसको अगर मैंने बोल दिया कि ये हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे, तो ये लोअर पोटेंशियल पे अगर बोल दिया, तो अगर मान लो इसके पास 10 पॉजिटिव कुलम 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो भी इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन दोनों स्फीयर्स को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखो, दो स्फीयर लिए, दोनों को हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया और इन दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया और दोनों के बीच में गैप रख दिया। अब हम देखेंगे, इनकी तरफ ध्यान से देख रहे, क्या चार्ज मूव कर रहे, क्या चार्ज मूव कर रहे, क्या करंट बना, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई करंट नहीं बन रहा है, चार्ज मोशन में नहीं है, अभी भी चार्ज अपनी अपनी जगह पे रेस्ट में है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि करंट के बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, करंट कब फ्लो करता है, जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स वो करंट के बनने की एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अब करंट बन सकता है। तो हमने दो स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने देखा कि अभी भी करंट नहीं बन रहा है, तो ऐसा क्यों, तो यहाँ पे जो ये बीच में मटेरियल है, यहाँ पे ये एयर है, मीन्स दो स्फीयर के बीच में एयर है, और एयर होता है हमारा इंसुलेटर। अब एयर इंसुलेटर है दैट मीन्स एयर अपने अंदर से चार्जेस को मूव नहीं करने देगी, और इस वजह से करंट क्या बन गया, जीरो बन गया। अब अगर हम यहां से एयर को रिमूव करके एक मेटालिक वायर के थ्रू इनको कनेक्ट कर दे, दोनों स्फीयर को किससे कनेक्ट कर दिया, मेटल की वायर के थ्रू दोनों स्फीयर को हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही दोनों स्फीयर को मेटल की वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया फ्लो करना, मींस यहाँ पे करंट बन गया है। ठीक है, अब करंट की अमाउंट नॉन जीरो होगी, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मींस करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टी होती है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे, अभी के लिए यही देखो, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कब तक, टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो। कब तक फ्लो करता रहेगा, यहाँ पे चार्जेस करंट फ्लो करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि चार्ज मूव करते रहेंगे, कब तक,
जब तक दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, मींस दोनों स्फीयर के ऊपर सेम पोटेंशियल आ गया तो वहां पे चार्जेस का फ्लो होना रुक जाएगा और करंट भी जीरो हो जाएगा। तो अगर हम चाहें कि हमें करंट मिलता रहे, स्टेडी अमाउंट में करंट मिलता रहे लंबे टाइम तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, जैसे सेल हो गई, बैटरी हो गई, डायनमो हो गया, जनरेटर हो गया, तो वह उनके थ्रू हमें एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल प्रेशर मींस हमें कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर दिया जो इनको फोर्स करेगा चार्जेस को मूव करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगा वो एक्सटर्नल सोर्स, जिसकी वजह से हमें लगातार कंटिन्यूअसली करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा करंट का। करंट के बनने का सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पे करंट नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा, दोनों पॉइंट के बीच में कोई मेटालिक सिस्टम होना चाहिए, मेटालिक मीडियम होना चाहिए। इंसुलेटर अगर आ गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये करंट के बारे में हमने स्टडी किया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जो स्टडी करती है चार्जेस इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो ये हमने सेल या बैटरी को बोला है कि हमने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये करंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे ना एक ये जो नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे एग्जाम में आ गया कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, अरे वो तो फोर्स है ना तो उसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी, बट नहीं, इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती है और ना ही ये कोई फोर्स की टाइप है। ठीक है, तो ये ईएमएफ एक वोल्टेज है। ठीक है, ईएमएफ क्या है, एक वोल्टेज, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। अब इसको स्टडी करते ही है कि ई एम एफ, ई मीन्स इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव, एफ फॉर फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसकी देखो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़े या फिर हम सेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड डाल दिया जिसको हम बोलते हैं, इस लिक्विड को केमिस्ट्री में तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स में तो बस थोड़ा सा इसका वैसे ब्रीफ में है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसके अंदर हमने दो रोड डाल दिए, मेटालिक रोड्स, एक जो होती है कैथोड और एक होती है एनोड, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इनमें से एक रोड ऐसी होगी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती जाएगी, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जो पॉजिटिव चार्ज ले लेगी और इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, ये इलेक्ट्रोलाइट को दे देगी। और दूसरी रोड ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक रोड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हम यही पढ़ते हैं ना सेल, ये वाली, ये हो गई, सॉरी ये तो बैटरी बनाने तक गई, ये हो गई सेल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल। और बैटरी क्या हो गई, जब हम ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से इसको इंटरनली भी कनेक्ट कर देंगे तो ये बन गई बैटरी। ठीक है, तो ये समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखो एक बार, ये एक सेल का डायग्राम है, ये हमारी फिजिक्स की सेल होती है, इस तरह से दिखती है। और केमिस्ट्री में ये सेल हम ऐसे पढ़ते हैं कि दो अलग अलग रोड होती है, जो एक कैथोड का काम कर रही है, एक एनोड का काम कर रही है, और सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल सोर्स का काम कर रही है जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रही है। देखो इसको कुछ ऐसे समझो, एक बुक के अंदर बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कि हमें ये है, ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स है।
अब हम यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो उस पर्सन का काम क्या है, एक बॉल को इधर से उठाएगा, इधर रख देगा, फिर वो बॉल अपने आप मूव करती करती वापस नीचे आ जाएगी, फिर ये दोबारा से बॉल को उठाएगा और इधर रख देगा, फिर वो बॉल मूव करती करती वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये है सेल, और ये जो रूफ वॉल और फ्लोर है जहां से ये बॉल आ रही है, ये हो गया हमारा सर्किट, और ये जो बॉल्स हैं ये है इलेक्ट्रॉन। मींस एक सेल का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट के अंदर रिवॉल्व करवाना। और सेल किसकी हेल्प से ऐसा करती है, इसकी खुद की केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को खर्च करके ये इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवा रही। कभी हम बोलते हैं ना कि सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े ना खत्म हो, मतलब उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई है। ठीक है, उसकी क्या खत्म हो गई, उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, सेल खत्म होने का मतलब यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से पूरे सर्किट में रिवॉल्व करवाना। ठीक है, ये सेल का काम हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम अभी स्टडी करेंगे। देखो, दिस इज द external force, this is the external force which makes charge carriers to move in one particular direction, टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ईएमएफ, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ये वो एक्सटर्नल फोर्स है, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है विच मेक्स चार्ज कैरियर टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि कैसे। देखो, इन जनरली हमने एक वायर ले ली है, अब हमें पता है वायर के अंदर बहुत सारे मेटालिक वायर है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से मूव करते रहते हैं। हमने ये वाला एरिया कंसीडर कर लिया, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। ठीक है, या 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नेट करंट जो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बन गया इस तरफ, मान लो 5 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल, इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बन गया उस तरफ 5 एम्पियर, ये इस तरफ, ये इस तरफ, कैंसल आउट, ओवरऑल करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। नेट करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। जब हम ये देखते हैं ना कि हमने सेल नहीं लगाई और एक सिर्फ एक मेटल कॉपर की एक वायर उठाई हमने हाथ में, जो रैंडम वायर जो होती है वो वायर हाथ में उठाई ना, उसको स्विच से कनेक्ट किया हुआ, कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक वायर है, उस वो मेटल की है, उसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी है, इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव कर रहे हैं, फिर वो करंट क्यों नहीं लग रहा है हमें उस वायर के पकड़ने से, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम में मूव कर रहे हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करेंगे करंट नहीं बनता है। करंट कब बनेगा, जब वो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन पकड़ के एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो हमें करंट मिलने लग जाएगा। तो वो एक डायरेक्शन में मूव करवाने का काम करता कौन है, ईएमएफ करती है, मींस एक्सटर्नल सोर्स करता है, एक्सटर्नल सेल या बैटरी करती है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन तो हो गई, इट इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स which makes charge carrier to move in one particular direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे ताकि वहां पे करंट बन सके। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम potential difference between two electrodes when
नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट, या फिर से और सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन। मीन्स हम ईएमएफ, ये जो वर्ड है ना ईएमएफ, ठीक है, इसको हम बुक में इस तरह से एप्सिलॉन से दिखा रहे हैं ईएमएफ को, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ होती है ना, ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो कब एग्जिस्ट करता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जब उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम इनको किसी भी वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे -10 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ही वायर से कनेक्ट की, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव रह जाएगा। तो सर्किट को कंप्लीट करते ही, स्विच को ऑन करते ही, या फिर बोल सकते हैं कि वायर को कनेक्ट करके जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईएमएफ, ये वो वाली वोल्टेज है जब तक हम करंट को ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इनिशियल लेवल पे बिल्कुल फुल है। समझ गए होगे आई थिंक, ठीक है। कंप्लीट इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब तक हम, क्योंकि जैसे ही हमने करंट लेना शुरू किया तो मतलब ये कंज्यूम होना शुरू हो गया ना। एक तरह से इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ग्लास है पानी का, वो फुल भरा हुआ है, ठीक है। वो कब तक फुल भरा हुआ, जब तक हम उसको पीना स्टार्ट नहीं करें। जैसे ही पीना स्टार्ट कर दिया, क्या वो उसके अंदर, चाहे वो एक सिप लेके भी हमने बंद कर दिया पीना, तब भी क्या उसमें मैक्सिमम पानी रहेगा? नहीं रहेगा। सेम, जब तक स्विच ओपन है, करंट हम ले ही नहीं रहे, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलेंगे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको तुम एप्सिलॉन भी बोल सकते हो, जो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। डी आर की जगह डीएल ले लें, कंडक्टर की लेंथ, डीएल पहले से ही है, एल से एल कैंसिल। तो यहां से देखो ई, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था? डीवी बाई डीएल के इक्वल है। इधर पुट कर दो तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया? डीवी बाई डीएल, और इनटू डीएल इंटीग्रेशन, डीएल से डीएल, डीवी का इंटीग्रेशन आ गया वी, मींस पोटेंशियल। तो ई क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास? पोटेंशियल। इसलिए बोला था कि जो ईएमएफ है वो कोई फोर्स नहीं है, वो एक पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल का काम क्या? पोटेंशियल का काम क्या हो गया? पुश करना, धक्का देना। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे कि भाई सर्किट में घूम के आओ, करंट बनाओ, काम करो कुछ करंट बना के, ठीक है। तो ये धक्का दे रहा है, इसलिए ये बोल रहे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए फोर्स कर रहा है, पुश पुश कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है। नोट करो, थर्ड डेफिनेशन करवाते हैं। तीसरी इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द एनर्जी सप्लाइड। थर्ड डेफिनेशन है ये इसकी। अब क्या सारी करनी जरूरी है? अगर हम बोर्ड्स के एग्जाम के थ्रू देखें तो हम डायरेक्ट कोई भी एक या दो डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट कई बार क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो उसके लिए सारी समझ आनी चाहिए, ठीक है। इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द cell. It is the energy supplied by the cell to 1 coulomb charge so that charge can complete, charge can move once through whole circuit including cell या बैटरी itself, ठीक है। इसकी देखो एक डेफिनेशन क्या हो गई। अब तुम बोलोगे कि ये एनर्जी कैसे आ गई? अभी तो हमने बोला पोटेंशियल है ये, अब ये एनर्जी कैसे है? तो देखो
इजी है, थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने बोल दिया चार्ज कितना है? 1 कूलम। चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम पुट कर देंगे तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? वोल्टेज के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये सैंबल है ना कि यूनिट ले रहे हैं। अगर यूनिट लेंगे तो यहाँ पे वोल्ट कूलम आएगा, ठीक है, जूल। लेकिन यहाँ पे W इज इक्वल टू V के इक्वल आ गया, चार्ज की जगह यहाँ पे 1 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको मैं बोल सकती हूँ इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू 1 कूलम चार्ज सो दैट चार्ज कैन मूव वंस थ्रू द होल सर्किट। पूरे सर्किट के अंदर से एक बार के लिए घूम के आ जाए सेल के अंदर भी, इंक्लूडिंग सेल। मतलब ऐसा नहीं कि सेल वाला पोर्शन बीच में छोड़ दे, कंप्लीट सेल के अंदर से होता हुआ एक सर्कल कंप्लीट कर दे, एक राउंड कंप्लीट कर दे, तो ये उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करता है। तो एक तरह से हम इसकी यूनिट अगर मैं बोलूं ईएमएफ की यूनिट, तो वोल्ट तो है ही है इसकी यूनिट। दूसरी इसकी यूनिट क्या होगी? इधर से देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। W की जूल, चार्ज की कूलम, तो इसकी एक यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलम। ठीक है, ईएमएफ की दूसरी यूनिट क्या आ जाएगी? जूल पर कूलम। इसकी लास्ट एक और डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ड्रॉप। इट इज डिफाइंड एज द potential drop across the all registers in circuit। सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं ना, उन सभी के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उन सबको ऐड कर दो। अगर 4 रजिस्टर लगे हुए, एक में V1 ड्रॉप है, दूसरे में V2, V3, V4, तो ईएमएफ किसकी इक्वल हो जाएगी? सबको ऐड कर दो, वो हो जाएगी ईएमएफ। कंप्लीट क्लियर है? ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, ईएमएफ होती क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, एक बैटरी ही है। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? अरे है क्या सेल के अंदर? सिंपल सोचो, सेल के अंदर है क्या क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो कैथोड और एनोड है वो कौन से मटेरियल के लिए हुए हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगी। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है तो उस पर भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ टेम्परेचर, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, हो गया क्लियर कि ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है कि ईएमएफ क्या कर रही है? चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक